हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जो हमारा क्लास 11th का अकाउंट्स का पूरा सिलेबस है उसका सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा कौन सा, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग चैप्टर है हमारा, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। ठीक है, पूरा ही थ्योरेटिकल चैप्टर है और इससे आप इजीली 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से कंफर्म है, बाकी तो मैं कर सकते ही बोलूंगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छा से करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको बेहतर मार्क्स लाना है तो। अच्छा, इस वीडियो को करने के लिए मैं जो बुक रेफर कर रहा हूँ वो है टी एस ग्रेवाल सर का बुक। इसी बुक से हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं। A computer is a data processor that can perform substantial computation, including numerous arithmetic and logic operation without intervention of human operator during the run. ठीक है, देखिए वैसे तो ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर होगा, इंस्टॉलेशन होगा, उसको कराने में ह्यूमन इंटरवेंशन तो होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या बोला कि ह्यूमन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन ऑपरेटर ड्यूरिंग दी रन। यानी जब हमारा रनिंग होगा, जब प्रोसेसिंग होगा, कहने का मतलब उस टाइम मुझे ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं चाहिए होगा। ठीक है, यानी a computer is a data processor that can perform substantial computation including numerous arithmetic logical operations without intervention of human operator during the run, और इसी को हम कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और भी कुछ बात पढ़ लेते हैं कंप्यूटर के कॉरेस्पॉन्डिंग। क्या बोल रहे हैं कि दे आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग रिट्राइविंग डेटा व्हेन रिक्वायर्ड, यानी वो, या थोड़ा सा इस पैराग्राफ को मैं पूरा ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है, एनालाइजिंग द अबव डेफिनेशन वी कैन डिफाइन अ कंप्यूटर, यहां से बोल रहा हूँ, वी कैन डिफाइन अ कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैपेबल ऑफ। देखिए आपको कंप्यूटर का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैपेबल ऑफ मेकिंग calculation, storing and analyzing data and bringing out meaningful information by acting on a set of instruction that is software। यानी जो मेरा कंप्यूटर सेट है वो किस चीज पे काम करता है, कंप्यूटर किस चीज पे काम करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे। इंस्ट्रक्शंस कहने का मतलब वो काम करता है मेरा प्रोग्राम्स पे, इंस्ट्रक्शंस पे, सॉफ्टवेयर्स पे। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कैपेबल है किस चीज का, जो कैलकुलेशन कर सकता है, जो स्टोर कर सकता है डेटा को, और अल्टीमेटली डेटा को एनालाइज कर सकता है। यानी जो भी उसको डेटा आप दीजिए, उस डेटा को एनालाइज करके आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी, bringing out meaningful information out of the data that has been provided to the computer। और ये सब काम ये कैसे करता है, उसके अंदर कुछ फीडेड इंस्ट्रक्शंस है जिसको हम टेक्निकली सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है, therefore it means that the computer processes or act upon the data, यानी डेटा के लिए काम करता है, and the processing of includes recording, manipulating यानी analyzing and retrieving information। They are capable of storing and retrieving data when required, यानी वो डेटा को स्टोर भी कर सकता है और डेटा फिर बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो वो दे भी सकते हैं वापस। ठीक है, we can also define a computer as an electronic digital machine that act as per the set of instruction, जो कि किस पे काम करता है, जो हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जिसको हम प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर बोलते हैं, and is used for processing raw material into meaningful information। देखिए अल्टीमेटली डेटा प्रोसेस करके, यानी कंप्यूटर का मेन काम क्या है कि कंप्यूटर जो है वो हमारा क्या मेन काम करता है, डेटा को लेता है और डेटा को कन्वर्ट करता है किस चीज में, डेटा को कन्वर्ट कर देता है मेरा इंफॉर्मेशन में। अच्छा, डेटा को कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, इंफॉर्मेशन में। और ये सारा काम जो ये डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, इसको हम लोग प्रोसेसिंग बोलेंगे। प्रोसेसिंग करता है, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बना देता है, यानी इंफॉर्मेशन बोलने का मतलब ये यूजफुल होता है, मीनिंगफुल होता है। ठीक है, अच्छा अब इन सभी काम को करते करते वो क्या होता है, वो इस बात को ध्यान रखता है क्या कि वो एक्यूरेट हो, यानी एक्यूरेसी मेंटेन हो, टाइमलीनेस हो यानी जल्दी करे, ठीक है, और ह्यूमन इंटरवेंशन एट लीस्ट होता तो है, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन का तो काम नहीं होगा, बाकी लीस्ट ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये होता है मेरा काम किसका, कंप्यूटर का।
आगे हमारा एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है। पहला पता ही है वैसे आपको, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि कुछ दे देगा और उसको बोलेगा आप बताइए हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या ह्यूमन है। हार्डवेयर है एक कंप्यूटर का एलिमेंट, सॉफ्टवेयर है और एक ह्यूमन वेयर है। हार्डवेयर बोले तो फिजिकल जो एग्जिस्टेंस में होता है, यानी वो चीज जो कंप्यूटर में, वो कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज इन फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर as the component of computer that have physical existence such as कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे हार्डवेयर है, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, पहला है मदरबोर्ड। थोड़ा थोड़ा मैं बस एक एक दो लाइन उन सभी में भी पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला मदरबोर्ड, द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर एंड इज आल्सो नोन एज मेन बोर्ड और लॉजिकल बोर्ड। ये वो मेन बोर्ड होता है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का, जो जिसका दूसरा नाम मेन, मदरबोर्ड का दूसरा नाम मेन बोर्ड और लॉजिकल बोर्ड होता है। मेन सर्किट बोर्ड, सर्किट यानी जिसमें सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है, ज्यादा आप डिटेल में मत जाइएगा। चलिए आगे, प्रोसेसर। अ प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू इज अ स्मॉल चिप दैट जनरली रिसाइड्स इन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर ही एक चिप होता है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। अब ये जो प्रोसेसर है वो अल्टीमेटली मेरा बेसिकली तीन पार्ट्स में है। पहला है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। पहला ये सीपीयू जो हमारा चिप है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, जो प्रोसेसर का काम करता है, उसके तीन कंपोनेंट्स है, तीन पार्ट्स है। पहला है हमारा ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये जो यूनिट है ये क्या करता है, दिस यूनिट ऑफ सीपीयू इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यानी ये क्या काम करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर, etc। ये किसका काम है, प्रोसेसर के अंदर एक यूनिट है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, उसका काम है, ठीक है। सबसे पहले हमने अभी देखा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर एक चिप है जिसको हम प्रोसेसर बोलेंगे, ठीक है, सीपीयू भी बोलते हैं उसी को। अच्छा, इसका जो पहला यूनिट है वो है ALU, जो कि किस चीज के लिए, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जो कि परफॉर्म करता है क्या, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शंस एंड डिवीजंस, ठीक है। अगला है हमारा मेमोरी यूनिट, उसका दूसरा यूनिट है हमारा मेमोरी यूनिट, ठीक है। अब प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी। अच्छा, प्रोसेसर के पास उसका अपना मेमोरी है, होता है। इट इनसाइड, इट इज इन शेप ऑफ स्मॉल सेल्स, बहुत ही छोटा छोटा होता है। ईच मेमोरी सेल इज कॉल्ड एज रजिस्टर, और हर मेमोरी सेल को रजिस्टर बोलते हैं। ALU gets data from the register and stores it in the register to perform arithmetical and logical operation। जो ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन लेता है, जो करता है, वो डॉक्यूमेंट कहां से उठाता है, यानी डेटा कहां से उठाता है, ये अल्टीमेटली रजिस्टर से ही डेटा उठाता है, और जो भी अपना कैलकुलेशन करना है उसको करके या ऑपरेशन करके वो अल्टीमेटली किसको दे देता है, उसी को वापस भी रजिस्टर को ही देता है। डेटा कम्स इन रजिस्टर फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी रैम, और ये जो रजिस्टर में आता है ये कहां से आता है, रैम से आता है। अच्छा, अगला सेक्शन है हमारे पास, अगला है हमारा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। दिस यूनिट ऑफ प्रोसेसर कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर एंड आल्सो कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम लाइक माउस, कीबोर्ड, वीडियो एंड प्रिंटर्स, ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट है, ये तो बाकी प्रोसेसर्स को भी कंट्रोल करता है, उसके अलावा और भी जो हमारे डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में, उसको भी कंट्रोल करता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी का, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्राइमरी स्टोरेज जो मेमोरी होता है उसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नॉन एज वोलेटाइल मेमोरी और रैम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी जाना जाता है। When a data is processed, a copy of that data is opened in RAM of the computer for changes or calculation to be carried out, and thereafter saves the changes or may be left unsaved. The main feature of RAM is a temporary or volatile memory in which data persists only for a time when the power is switched on and is lost once the power is switched off। यानी रैम कब काम करता है, जैसे ही आपने सिस्टम को ओपन किया, रैम ऑपरेट हो गया, जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे, वो स्विच ऑफ होते ही वो खत्म हो जाएगा और उसके अंदर जो भी डेटा है वो हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। Another form of memory is ROM, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी which holds the data permanently that cannot be changed। और ROM के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो तो परमानेंटली होता है,
और बस एक दिक्कत क्या, या मतलब इसका एक और क्या फीचर है कि वो उसमें जो भी डेटा है वो बस रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि वो चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और यहाँ पे रैम के अंदर जो है हमारा चेंज किया जाता है, बट ये परमानेंट नहीं है। एक बार हमने स्विच ऑफ कर दिया वो खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इट इज परमानेंटली नॉन वोलेटाइल। प्राइमरी रैम जो है वो मेरा वोलेटाइल है, प्राइमरी मेमोरी है वो, और रॉम हमारा नॉन वोलेटाइल है, विच मींस इट होल्ड्स इट्स मेमोरी इवन व्हेन द पावर इज रिमूव्ड। जब पावर उससे सिस्टम से खत्म भी हो जाता, कट जाता, फिर भी वो अपने मेमोरी में उस चीज को रखता है। रॉम कंटेन्स द प्रोग्राम दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, ठीक है। ये उन प्रोग्राम्स को अपने अंदर रखता है जो कि जब जरूरत पड़ता है, जब सिस्टम को ऑन करते हैं, उन प्रोग्राम्स को ये अपने अंदर रखता है। ROM contains the programs that is required when computer is turned on. It starts the process of boot up and transfer of control to the CPU and thus operating system is installed in it. और ये जब जरूरत पड़ता है, यानी हर वो प्रोग्राम को अपने साथ रखता है जो कि कंप्यूटर स्टार्ट होते टाइम जरूरत होता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी में इंस्टॉल होता है। अच्छा, ये हुआ हमारा प्राइमरी स्टोरेज का बात। अब आते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि मतलब secondary storage device. Secondary storage divided devices or external memory differs from primary memory in that it is not directly accessible by the CPU, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी है वो डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। कंप्यूटर यूजेस इनपुट आउटपुट चैनल टू एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए वो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू में ही है, ठीक है। लेकिन जो मेरा सेकेंडरी मेमोरी है वो बाहर से उसको डाला जाता है, यानी कि सीपीयू वो उस चीज को एक्सेस करने के लिए जो हमारे अलग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उसको उसके थ्रू वो एक्सेस कर पाता है। हाउएवर इट इज नॉट नॉन वोलेटाइल, यानी कि जो मेरा सेकेंडरी है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी उस पर भी डेटा सेव हो जाता है। एंड यूज टू स्टोर, यानी डेटा स्टोर हो जाता है, स्टोर डेटा परमानेंटली इवन दो द कंप्यूटर इज turned off and the device doesn't get power, ठीक है। यानी कि वो उस डेटा को ऑन रखता है, मतलब अपने अंदर स्टोर करके रखता है, इवन जबकि आप अपने डेटा को अगर सेव नहीं भी करेंगे, सॉरी मतलब अगर पावर आपने ऑफ कर दिया फिर भी। देखिए एक्चुअली जो प्राइमरी स्टोरेज है और जो सेकेंडरी स्टोरेज है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। देखिए नॉर्मली जो प्राइमरी स्टोरेज है वो डेटा को सेव स्टोर नहीं करता, सेकेंडरी वाले करते हैं। अच्छा, जो प्राइमरी में जो मेरा फंक्शनिंग का स्पीड होता है ह्यूज फास्ट होता है, बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाता है, मतलब विद इन माइक्रो सेकेंड्स वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में वो जल्दी जल्दी तो नहीं होता है, लेकिन स्टोर हो जाता है, ठीक है। और उसमें स्टोर नहीं होता बट फंक्शनिंग उसमें प्रोसेसिंग जल्दी होती है। इसमें आगे और मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा कीबोर्ड, इसके लिए इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। स्पीकर्स, ये दोनों कीबोर्ड हो गया मेरा, स्पीकर हो गया। जो मेरा कीबोर्ड है वो एक तरह से इट इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। और ये जो मेरा है ये साउंड कार्ड्स हो गया, स्पीकर हो गया, ये मुझे आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर भी मेरे लिए आउटपुट डिवाइस है जो कि डिस्प्ले करता है, ठीक है। मॉनिटर और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, एलसीडी पैनल्स जिसको बोलते हैं, ठीक। ओके, अगला हमारा प्रिंटर, इसमें भी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर, इसमें थोड़ा सा हम अंदर जाते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, क्या होता है, एक हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ओके। देखिए जो मेरा कंप्यूटर होता है वो खुद से काम नहीं करता, उसके अंदर कुछ फीडेड इंफॉर्मेशन होता है जो अल्टीमेटली वो फंक्शन करता है, ठीक है। और उस फीडेड इंफॉर्मेशन को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज it is a general term for the various kind of programs used to operate computer and related devices, यानी अलग अलग प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को रन कराने में मदद करता है, जो ऑपरेट करने में मदद करता है, उसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, ये वैसे आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। जो आएगा मैं खुद ही बता दूंगा। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अ कंप्यूटर ऑपरेट्स, यानी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है सॉफ्टवेयर जो जिसके बेस पे कि मेरा कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला है, ठीक है। द हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर व्हिच इज यूज्ड विद हार्डवेयर टू परफॉर्म कंप्यूटर
एप्लीकेशन इज नोन एज सॉफ्टवेयर। यानी जो हार्डवेयर खुद ही काम नहीं करता, हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर फीडेड है जो कि अल्टीमेटली काम करने वाला है, ठीक है। तो हार्डवेयर के साथ जो भी हमारा इनविजिबल यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, यहाँ पे जो हमारा वर्ड यूज कर रहा है वो बोल रहा है कि इनविजिबल की जगह क्या बोल रहा है, हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी पार्ट जो कंप्यूटर का है उसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बोल रहा है कि कंप्यूटर पार्ट्स को हम अल्टीमेटली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट मिक्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या बोल रहा है? देखो, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी का हमारा प्रोग्राम है, जो कि अल्टीमेटली जो मेरा यूजर है, यानी जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन देता है। मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। अब इस कंप्यूटर को चलाने के लिए, मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये कंप्यूटर है, ठीक है। इस कंप्यूटर को चलाने के लिए यहाँ पे बंदा बैठा है। अब ये जो बोले वो कंप्यूटर समझे। इन दोनों के बीच में एक कड़ी है जिसको हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो मेरा ह्यूमन काम कर रहा है कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ, वो ह्यूमन और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें रीडिंग डालते हैं हम। What operating system is a set of specialized programs that makes interface between the user and the computer hardware. Operating software is essential for the computer system as through it the computer accepts commands for operation. और ये operating system भी है जिसके थ्रू की कंप्यूटर कमांड लेगा, किससे? ह्यूमनवेयर से, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड टू परफॉर्म सपोर्टिंग ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के अंदर कुछ सपोर्टिंग जो भी हमारे ऑपरेशंस है उसको कंडक्ट कराने के लिए मुझे यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी का मतलब ये होता है स्पेसिफिक, यानी कुछ बात कर रहा है यूटिलिटी से रिलेटेड, कुछ काम के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड टू परफॉर्म सपोर्टिंग ऑपरेशंस। कुछ सपोर्टिंग ऑपरेशंस होंगे जो कि कंप्यूटर को कराना है, उसके लिए वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज करेगा। Utility software usually focuses on how the computer infrastructure, including computer hardware, operating system, applications, software, and data storage, operate. Due to this focus, utilities are often technical and targeted at people with an advanced level of computer knowledge. ठीक है। अच्छा, for example, most utility software are highly specialized and designed to perform only a single task. यानी utility software जो होता है वो बहुत ही एडवांस लेवल का बात होता है, ठीक है। नॉर्मल लोग इसको यूज नहीं करते हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिंगल टास्क के लिए ही बनता है। However, there are also some utility software which combine several features in one piece of software. Most major operating system come with several pre-installed utilities like disk storage हो गया, डिफ्रैगमेंटर्स हो गया, डिस्क चेकर्स हो गए, डिस्क क्लीनर, ये सब हमारे लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बाकी स्पेसिफिकली हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो दो ही कैटेगरी का होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी तो इन्होंने बीच में डाल दिया, उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो सेकंड अब हम बात करते हैं क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स which is designed and developed for performing a certain job. किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जो प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं किसी एक यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी जो कि डिजाइन है और डेवलप्ड है किस चीज के लिए, किसी सर्टेन काम को करने के लिए, सच एज अकाउंटिंग को करने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए अलग अलग जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कभी कभी आप सुनते होंगे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो ये सॉफ्टवेयर, तो वो सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा अब है हमारा ह्यूमनवेयर। तो जो ह्यूमन ऑपरेट करता है सिस्टम को उसको हम ह्यूमनवेयर बोलेंगे, यानी जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ह्यूमंस हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, उनको ह्यूमनवेयर बोलेंगे। पीपल इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम्स ऑफ और सॉफ्टवेयर आर नोन एज ह्यूमनवेयर, ठीक है। They pass on the inputs based on which the computer will carry out the specified operation in accordance with the set of instruction that is software. यानी वो इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या, और उसी हिसाब से वो कंप्यूटर हार्डवेयर
जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें उसी बेस पे वो अपना फंक्शन करेगा, ठीक है। अच्छा, दे कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एज एन एनालिस्ट, वो एनालिस्ट भी होते हैं। द पर्सन हु डिजाइन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, जो प्रोसेसिंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं, एज प्रोग्रामर्स हु राइट द प्रोग्राम्स टू इंप्लीमेंट द डेटा प्रोसेसिंग, और ऑपरेटर द पर्सन हु पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, ठीक है। ये तीनों स्टेजेस के होते हैं। कैपेबिलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, सब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन क्या बनेगा, कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, मेनली काम क्या है कंप्यूटर सिस्टम का। पहला, स्पीड, यानी जो काम करेगा वो स्पीडली करेगा, यानी बहुत जल्दी करेगा। अच्छा, स्पीड के साथ नॉर्मली आपका इनएक्यूरेसी आता है, लेकिन इस केस में अगर आपका प्रोग्रामिंग सही है, आपका इंस्ट्रक्शन जो आपने उसको दिया हुआ है अगर वो सही है, तो ये काम भी एक्यूरेट करेगा। रिलायबल इंफॉर्मेशन होगा कंप्यूटर, ठीक है, वो थकता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत काम करा लिया तो वो थक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। टायर्डनेस, बोर्डम नहीं होता, फैटिग नहीं होता। देयरफॉर दे आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग, एज कंपेयर्ड टू ह्यूमन बीइंग, वो रिलायबल है, यानी हमेशा सही काम करेगी। वर्सैटिलिटी, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ वेराइटी टास्क एंड सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो हर तरह का काम कर सकता है, चाहे आप सिंपल करवाएं या कॉम्प्लेक्स करवाएं, यानी वर्सेटाइल, ठीक है। स्टोरेज एंड रिट्रीवल, यानी वो अब जो डेटा है वो स्टोर भी कर सकता है और बाद में आपको चाहिए तो वो रिट्राइव कर आप ले भी सकते हैं, ठीक है। द कंप्यूटर सिस्टम बिसाइड्स हैविंग इंस्टेंट एक्सेस टू डेटा have huge capacity to store such data in a very small physical space and in a safe way. A normal computer hard disk can store a bulk of data without occupying any physical space, ठीक है। इन बहुत सारा डेटा रख सकता है वो अपने अंदर। अच्छा, लिमिटेशंस क्या है इसका, बहुत ही कम लिमिटेशन है वैसे। कंप्यूटर डजंट हैव इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, यानी कि देखिए कंप्यूटर का खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये सबसे बड़ा उसका लिमिटेशन है। क्या खुद का उसका इंटेलिजेंस नहीं है, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस आप फीड करो उसी पे वो एक्ट करेगा। इट कैन नॉट थिंक एंड मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, वो खुद से ही सोच नहीं सकता और डिसीजन नहीं ले सकता, उसके लिए प्री इंस्टॉल्ड इंस्ट्रक्शन उसको चाहिए। इट ओनली रन्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट बाय द ह्यूमनवेयर, जो भी उसको ह्यूमनवेयर ने इंस्ट्रक्शन दिया है उसी पे वो एक्ट करने वाला है। The limitation of computer system are as follow. पहला, operates on predetermined instruction, सबसे बड़ा है क्या लिमिटेशन, कि वो जो भी हमारा प्री डिटरमाइंड इंस्ट्रक्शन है उसी पे काम करेगा। नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, उसका खुद का इंटेलिजेंस नहीं है, और डिसीजन मेकिंग भी उसका खुद का नहीं है, जो भी हमने उस पे फीड किया है उसी हिसाब से वो डिसीजन लेने वाला है। अच्छा, अगला है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज एन इंपॉर्टेंट it is important to understand the meaning of data information to understand information system, यानी डेटा और इंफॉर्मेशन को समझना जरूरी है अगर हम पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं। तो पहला हमारा डेटा, तो डेटा इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट कैन बी अंडरस्टूड एज द इंफॉर्मेशन दैट इज रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कहीं से भी जो मतलब जो भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, जिस भी नंबर्स पे या जिस भी, एक वर्ड मैं ढूंढ रहा हूं, जिस भी इंफॉर्मेशन पे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे, जो भी मेरे पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स, जो भी है हमारे पास, जो भी जिस पे मुझे अभी फंक्शनिंग करना है, अगर वो रॉ है यानी अनऑर्गेनाइज है, जिस पे अभी काम नहीं हुआ, उसी को हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको प्रोवाइड कर दिएगा 1 5 8 9 10 7 6 8 10 ऐसे 18 10 ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी कि अभी इस पे काम नहीं हुआ। अब जैसे ही आपको बोला इसमें से कि आप इसमें से बताइए मुझे इवन नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे मान लीजिए ये मेरा 100 है, ठीक है। इवन नंबर बोलेगा तो एक 6 हो गया, 18 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, इवन नंबर हो गया। अब इसके बाद जो मैं यहाँ से लिखूंगा 6 हो गया, 18 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 100 हो गया, यानी कि ये जो है, यानी कि जो यहाँ पे मेरा ये बन रहा है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन है। और जो ये वाला चीज था ये मेरे लिए क्या था, ये वाला चीज हमारे लिए डेटा था, ठीक है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसपे काम नहीं हुआ। अब इस पे काम हो गया तो ये मेरा इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो अगला वही आएगा, क्या है इंफॉर्मेशन, क्या है इंफॉर्मेशन इज द डेटा, यानी डेटा जिसपे प्रोसेसिंग हो चुका है और जो मेरे लिए यूजफुल हो गया है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ Information system is an integrated set of component for collecting, storing, processing and communicating information, ठीक है। क्या है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट है, यानी बहुत सारे सेट ऑफ कंपोनेंट है
जो कि क्या काम करते हैं, पहला तो कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं किस और कम्युनिकेट करते हैं किसको, इंफॉर्मेशन को। यानी कि जो कि मेरा यहाँ पे डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया प्रोसेसिंग के थ्रू। अब इस इंफॉर्मेशन के ही थ्रू बनता है मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम वो कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स है जो कि क्या काम करता है, पहला तो कलेक्टिंग में हेल्प करता है, स्टोरिंग में, प्रोसेसिंग में, कम्युनिकेटिंग में, किस चीज का, इंफॉर्मेशन का। ठीक है। Business firms, other organization and individual in the society rely on the information system to manage their operations, compete in the marketplace and improve their personal lives. ठीक है। आगे है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मैनेजमेंट यूज करता है, जिसको शॉर्ट में हम MIS भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट को अल्टीमेटली बहुत सारे पॉलिसीज बनाना है, डिसीजन लेना है, तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन का हेल्प लेगा और उसको हम बोलते हैं, जो वो सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन गेन करेगा, उसके लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क यूज करता है। ठीक है। MIS इज प्लान्ड सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग, पहले तो कलेक्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और डिसेमिनेटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करता है उसके फंक्शंस को कैरी आउट करने में, उसी को हम MIS बोलते हैं। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड MIS, देखो जो MIS है वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होता है और डेटा हमारा रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी ये पका पकाया होता है और ये कच्चा होता है। ठीक है। MIS इज बेसिकली कंसर्न विद प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है। MIS क्या करता है, जो मेरा रॉ डेटा है उसको इंफॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है। अच्छा, which is then communicated to various departments in an organization to make appropriate decision making। ठीक है। तो MIS मेरा मेनली प्रोसेसिंग और उसके बाद हमारे इंफॉर्मेशन से बात करता है। MIS एज अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, MIS हमारा बहुत सारा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कि हम बहुत सारे डिसीजन मैनेजमेंट ले पाता है एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है। अच्छा, अगला है हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सब सिस्टम ऑफ MIS, यानी MIS का ही ये एक पार्ट है। ठीक है। इट इज अ स्ट्रक्चर दैट अलाउज इट्स यूजर टू कलेक्ट, स्टोर बिजनेस और फाइनेंशियल डेटा एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पहले तो MIS का एक पार्ट है जो कि अल्टीमेटली करता क्या है कि जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी नंबर्स है, फाइनेंशियल डेटा है, उसको कलेक्ट करता है और फर्दर स्टोर करता है और उसको ट्रांसफॉर्म करता है किस चीज में, इंफॉर्मेशन में, और अल्टीमेटली उसको कम्युनिकेट कर देता है किसको, इंटरनल है, एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है। इतना ही हमारे काम का। फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, AIS यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS का एक पार्ट है जो कि किस चीज से डील करता है, फाइनेंशियल डेटा का पहले कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है इंफॉर्मेशन में और अल्टीमेटली मुझे वो कम्युनिकेट कर देता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को। ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं शॉर्ट में ये भी क्या बोल रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहला कंपोनेंट है हमारा पीपल। पीपल आर द यूजर्स। फॉर एग्जांपल AIS वर्क्स विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल व्हेन सेल्स आर मेड, sales people can enter customer order, accounting can invoice customers। ठीक है। The warehouse can assemble the orders, the shipping departments can send it off and the accounting department is notified of a new receivable. The customer service department can then track customer shipment and the system can create a sales report for management. Managers can also see inventory cost, shipping cost, manufacturing cost and so on। यानी अल्टीमेटली क्या बोला, पीपल आर द यूजर्स, यानी जो भी मेरा देखिए कंपोनेंट, यानी कि जो मेरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो उसमें लोग इन्वॉल्व होता है, तो जो भी हमारे यूजर्स हैं वो पीपल के अंदर आएंगे। अच्छा, प्रोसीजर्स क्या है, प्रोसीजर्स वो स्टेप्स है या मेथड्स है या इंस्ट्रक्शंस है जिसके थ्रू हम AIS का काम करने वाले हैं। Procedures are the method, instructions for collecting, storing, retrieving, processing data and communicating information to the users। ये प्रोसीजर है, स्टेप्स है जिसको फॉलो करके हम अल्टीमेटली कलेक्ट, स्टोर, रिट्राइव, प्रोसेस और कम्युनिकेट करेंगे इंफॉर्मेशन को। ठीक है। अगला है हमारा डेटा। यहाँ पे मेरे पास डेटा होना जरूरी है जिसको अल्टीमेटली हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। डेटा आर ऑल द रेलिवेंट, और डेटा क्या है, ऑल द रेलिवेंट फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय इट्स यूजर, जो कि मुझे यूजर्स को जरूरत पड़े और वो AIS के थ्रू इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगला है हमारा टेक्नोलॉजी। There are computer programs and infrastructure used to collect, store, retrieve, process and data
प्रोसेस द डेटा एंड कम्युनिकेट द प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। यानी ये जो भी हमारा एआईएस का काम होता है अल्टीमेटली किसके हेल्प से होता है? ये अल्टीमेटली हमारा टेक्नोलॉजी के हेल्प से होता है। अब एक फाइनल जो चीज ध्यान में रखना है वो है कंट्रोल। क्या? कंट्रोल आर द सिक्योरिटी मेजर्स, यानी कि कंट्रोल किस फॉर्म में? वो सिक्योरिटी मेजर्स के फॉर्म में दैट प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। क्योंकि ये मेनली मेरा फाइनेंशियल डेटा से रिलेट कर रहा है, तो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एमआईएस का और एआईएस का। यानी एमआईएस कहने का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें मेनली आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, आ सकता है डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा ये पहले तो मैंने बता दी एमआईएस का ही एक पार्ट है एआईएस। अच्छा नीचे एक बार देख लीजिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका 4 मेनली पार्ट है। पहला अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अलावा और भी बहुत सारा होता है, बाकी आप यहीं पे फोकस करेंगे इसी पे बस। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है कि एवरी अकाउंटिंग सिस्टम इज एसेंशियली ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, यानी अकाउंटिंग सिस्टम पार्ट है किसका? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन टर्म्स is a part of broader system of the organization's management information system। यानी सबसे ऊपर क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके नीचे है हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके नीचे है हमारा अकाउंटिंग का सिस्टम। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अदर फंक्शनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज। वही बोल रहा है कि एमआईएस का और भी पार्ट है। फॉर एग्जांपल एक मतलब एआईएस के अलावा इसका और भी पार्ट है। क्या क्या? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी उसी का पार्ट है, या मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम डिजाइन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट। ठीक है, जो भी हम अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाएंगे, अकाउंटिंग रिपोर्ट कहने का मतलब डेटा व्हेन प्रोसेस बिकम्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा जब प्रोसेस हो जाता है तो मेरा इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, देखिए जितना रिलेवेंट है मैं उसी को करवा रहा हूँ, उसी पे आप फोकस करिए, उतना सही आपको एग्जाम में आने वाला है, ज्यादा इरिलेवेंट मत पड़िएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ 1 घंटे का मान लीजिए वीडियो अगर हुआ, 1 घंटे में आप श्योर शॉट 4 से 5 मार्क्स लेके यहाँ से जाने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज फोकस करिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? when the related information is summarized to meet a particular need, it is called as report। देखिए डेटा से मैंने क्या बनाया, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब सिमिलर जो इंफॉर्मेशन है उसको एक सेट में रखना, एक पर्टिकुलर जगह पे रखना, समराइज करके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्ट। ठीक है, the content and design of the report is expected to vary depending upon the level to which it is to be submitted and decision to be made on the basis of the report। ठीक है, यानी रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होगा, जो हम प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉलो करने वाले, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा कि हम कहाँ सबमिट करने वाले हैं और उनका उसका यूज क्या है। ठीक है, अच्छा एक बात जो ध्यान देना है कि एवरी अकाउंटिंग रिपोर्ट मस्ट बी एबल टू फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर, पहला हमारा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और दूसरा टाइमलीनेस यानी समय पे, तीसरा एक्यूरेट हो उस पे, और कंप्लीट हो यानी जितना चाहिए उतना सारा हो, और समराइज्ड हो, ज्यादा लेंदी फॉर्म में ना हो, समराइज करके यानी छोटा छोटा इंफॉर्मेशन उसमें दिया जाए, यानी समराइज करके उसको इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं हम कुछ रिपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल डेटर का रिपोर्ट। डेटर का रिपोर्ट कहने का मतलब कि डेटर कितने, मेरे डेटर्स कितने हैं, टॉप डेटर कौन है, यानी ज्यादा किन डेटर से मुझे पैसा लेना। अच्छा वो डेटर जिनको ज्यादा अमाउंट ड्यू हो गया, ज्यादा दिनों से ड्यू है, या जो ड्यू के बाद भी अभी नहीं दे रहे, वो रिपोर्ट हो गया। वैसे क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग रिपोर्ट हो सकता है, रूटीन रिपोर्ट हो सकता है। रूटीन रिपोर्ट बोलने का मतलब कि इन्वेंट्री से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अगला हमारा एक्सेप्शनल रिपोर्ट। एक्सेप्शनल रिपोर्ट बोले तो कि एक्सेप्शनल रिपोर्ट रेफर्स टू द रिपोर्ट स्पेशली सॉर्ट बाय द मैनेजमेंट, यानी कोई एक स्पेशल कुछ भी बोलेगा मैनेजमेंट कि मुझे इस कैटेगरी का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए जो रिपोर्ट बनाएंगे एक्सेप्शनल बोल देंगे। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जो हम नॉर्मली बनाते हैं, P&L बैलेंस शीट, वो भी एक तरह का रिपोर्ट भी है, और अदर्स रिपोर्ट और भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस पहले क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो हमारी फर्म है उसके अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, या सिंपल अकाउंटिंग करते हैं। अब देखिए आज के जमाने में जहां हमारा कंप्यूटर का यूज बढ़ गया है, वहां पे यहाँ पे भी यानी कि अकाउंटिंग के अंदर भी हम
अब ऑटोमेशन ला रहे हैं और बल्कि हो गया है। अब रेयरली ही कहीं पे आप देखेंगे जहां पे कि मैनुअल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया जाए। अब सारा ही हमारा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस लोग फॉलो करते हैं वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हो गया। और कंप्यूटराइज्ड भी कम बोलिए, इसको भी, वो भी ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड कहने का मतलब कि ज्यादा मैनुअल नहीं है वो। मतलब जहां पे डुप्लीकेशन है वहां पे खुद ही वो ऑटोमेट कर देता है, यानी सब जगह आपको जाके सेम ही काम नहीं करना, एक जगह करिए वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे वहां पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस मींस कैरिंग आउट द अकाउंटिंग फंक्शंस बाय मींस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वेयर ह्यूमन इंटरवेंशन इज मिनिमम। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या कि सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एक एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के लिए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस कहने का मतलब कि पहला तो हम कंप्यूटराइज सिस्टम फॉलो करते हैं। अच्छा, कंप्यूटराइज सिस्टम फॉलो करके हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे कि लोगों का इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम यानी नेग्लिजिबल। ठीक है, यानी थोड़ा सा आप इंस्ट्रक्शन उसको दीजिए, वो खुद ही सब कुछ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल बैलेंसेस सब कुछ बना के आपको दे देगा। इट मस्ट बी, यहां से आपको क्वेश्चन आने वाला, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा यहां से। ठीक है, इट मस्ट बी, क्योंकि अभी तक, इससे पहले तक हम लोग में, यहां से पहले नहीं, जस्ट पहले नहीं, थोड़ा सा पहले तक हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे, फिर उसका मैनेजमेंट में क्या यूज है, अब हम अल्टीमेटली शिफ्ट हो गए अकाउंटिंग के एंगल से। ठीक है, it must be kept in mind that human intervention cannot be eliminated। ये तो कंफर्म है कि 100% ह्यूमन का इंटरवेंशन खत्म नहीं किया जा सकता। हम स्टार्टिंग से ये बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर के पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता, उसको वही काम करना होता है जो कि उसमें इंस्ट्रक्शन फीडेड है, यानी ह्यूमन का इंटरवेंशन तो होना ही होना है। Accounting involves application of accounting principles or concepts at the first stage of accounting, that is in deciding the heads of accounts that should be debited and credited। यानी अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, फिर कौन सा डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ये सारा काम ये खुद ही कर लेता है। ठीक है, इसमें और भी डिटेल पे जाने का जरूरत नहीं है, सीधे क्या बोलेंगे कि ये पहला तो अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड होगा। कंप्यूटराइज्ड में भी हम स्पेशल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के यूज के थ्रू हम करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले कि जो हम ऑटोमेशन करेंगे अकाउंटिंग का, उसमें क्या क्या स्टेजेस है। अच्छा, क्या क्या स्टेजेस होगा, ये बहुत सारे, मतलब ऑटोमेशन का अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा साइज क्या है, बिजनेस का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और कितना कॉस्ट ऑटोमेशन में इनकर कर सकती है कंपनी। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्लानिंग करते हैं। द टर्म प्लानिंग मींस मेकिंग एन असेसमेंट ऑफ साइज क्या है, ऑफ द एंटिटी, इट्स रिक्वायरमेंट क्या है उसका, यानी क्या क्या बेसिकली वो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर ऑटोमेट करवाना चाहती है, एस्टिमेटेड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है, और ऑटोमेशन हैज टू बी मेड, मतलब नियरली एक प्लानिंग होता है कि सब चीज के रिगार्डिंग अ नियर एक्यूरेट प्लानिंग एंड एस्टिमेट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑटोमेशन ऑफ द accounting processes and prerequisite for establishing a robust and effective automated accounting process। यानी सबसे पहले प्लान कर ले कि क्या, मतलब प्लान कर ले कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ऑटोमेशन। ठीक है, दूसरे बात, उस हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे कि सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे लेंगे। आगे हम देखेंगे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे होते हैं जो सबके लिए अवेलेबल होता है, मतलब सभी नॉर्मल सभी बिजनेस उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं कि रेडीमेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट होगा कि हमारे लिए जो हमारा सिचुएशन हमने यहाँ पे देखा उस हिसाब से हमारे लिए कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अप्रोप्रिएट होगा। तीसरा, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंप्यूटर हार्डवेयर। अच्छा, कौन कौन से हार्डवेयर लगेंगे वो सिलेक्ट करना। फिर चार्ट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद हम उसकी चार्ट ऑफ अकाउंट will have to be prepared in the next step। terms chart of accounts means listing the heads of account to the various transaction are to be debited or credited, and also where these accounts will be reflected in the final account। ठीक है, सिंपल बोल रहा है। अब यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया, अब उस हार्डवेयर में हमने उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम चार्ट्स बना देंगे कि कौन कौन से अकाउंट बनने वाले हैं हमारे रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, या अकाउंटिंग के अंदर। फिर उसको ग्रुप कर देंगे,
ठीक है, यहाँ पे हमने अकाउंट बनाया, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सब कुछ। अब उसको ग्रुप कर दिया कि उसका नेचर क्या है, क्या वो एसेट है, क्या वो लायबिलिटी है, क्या वो इनकम है, क्या वो एक्सपेंस है, ये सब हम कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली हम जाके यहाँ पे जेनरेट कर देंगे किस चीज को, रिपोर्ट को, इन द फॉर्म ऑफ P&L, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर? अच्छा, क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग ग्रुप, ये सब हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग ग्रुप ये सब कुछ हमारे काम का नहीं है। कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा, जो हम काम मैनुअल किया करते थे और आजकल जो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होता है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, देखिए डेफिनेशन नहीं बदलने वाला। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू प्रोड्यूस अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सब कुछ करके लास्ट में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जो कि अल्टीमेटली मेरे यूजर्स तक कम्युनिकेट हो जाता है। Let us discuss the processes under the two accounting processes, that is manual process and computerized process. दोनों में हम देखते हैं क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें कि हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से ट्रांजैक्शन हमारे फाइनेंशियल नेचर के हैं, क्योंकि जब फाइनेंशियल नेचर पता चलेगा तभी हमारे अकाउंट्स में कवर हो, नॉन फाइनेंशियल तो कवर होता ही नहीं। तो ये चाहे वो मैनुअल फॉर्म हो चाहे कंप्यूटराइज्ड फॉर्म, दोनों में ही ये प्रोसेस सिमिलर है। दिस इज कॉमन अंडर बोथ द प्रोसेस। सेकेंड है हमारा रिकॉर्डिंग। ठीक है, the process of recording transaction in the books of original entry, posting them into ledger account, performing mathematical function that is addition and subtraction are carried out manually under the manual process. ये सब काम मैनुअली होता है मैनुअल प्रोसेस में, और कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द रिमेनिंग फंक्शंस आर परफॉर्म विदाउट एनी फर्दर प्रोसेस और कमांड बीइंग परफॉर्म। यानी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में क्या करते हैं, सीधे आप जर्नल एंट्री पास कर दीजिए उसमें एंट्री करके, और वो अल्टीमेटली आपको ना ही उसके बाद लेजर बनाना है, नहीं ट्रायल बैलेंस, वो सीधे आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअली में बहुत ज्यादा मैनुअल प्रोसेसेस है, और इसमें तो एक बार आपने बटन दबाया डेबिट क्रेडिट का, और उसके बाद सीधे आपका रिपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, classification in the manual processes, the transactions are recorded in the books of original entry and are posted to the ledger. It means that after recording the transaction, another processes of posting is performed. यानी कि देखिए, जब हम मैनुअल करते हैं तो उसमें जर्नल भी हम ही करेंगे, लेजर भी करेंगे, ट्रायल बैलेंस, समराइजिंग, सब कुछ हम ही करने वाले हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि जब हमारा कंप्यूटराइज्ड वाला सिस्टम होगा तो उसमें सीधे जर्नल पास करो, लेजर पास करने का जरूरत नहीं, समराइजिंग भी पास करने का कुछ भी नहीं जरूरत है, सीधे वो बन जाएगा रिपोर्ट। ठीक है, समराइजिंग में इन the manual system of accounting, the data under each ledger is summarized and a balance of each is ascertained to prepare a trial balance. As a result, preparing ledger is essential to prepare trial balance. In the computerized process, a transaction or event once recorded is stored in the database and can be processed to produce trial balance. एक बार जैसे हमने उसमें डेटा डाला कंप्यूटराइज के केस में, वो सीधे ट्रायल बैलेंस भी बना देगा। Adjusting entry, adjustment entries are passed to rectify an error or to follow the matching concepts of accounting, that is matching the cost with revenue. The processes of passing adjustment entry can be equated with the recording processes. These entries are identified and recorded in the books of account. The remaining processes is the same as discussed above. Grouping of accounts, one of the basics of correct accounting is determining whether a transaction is capital revenue in nature or accordingly which account head is to be debited and credited. Once this decision is taken, the account is grouped as an asset, income, expense, जो भी at the time of preparing a financial. The above process is followed when the manual system of accounting is adopted. However, in computerized system, whether an account head is an asset, liability, income, or expense is decided at the time of transaction taking place, as in case of manual accounting. ठीक है, it is also defined whether the particular head of account shall be shown as an asset, liability, or income, or expense. यानी कि सिंपल क्या बोला, जो हम ग्रुपिंग करते हैं तो जब हम मैनुअली कर रहे हैं तो उसमें हर बार सोचना पड़ता है, लेकिन जब हम कंप्यूटराइज करते हैं तो स्टार्टिंग में जैसे हम हेड बनाएंगे, अकाउंट का हेड बनाएंगे, उसी टाइम वो पूछ लेगा कि इसको हम क्या ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको फर्दर उसको बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए इन द मैनुअल प्रोसेसेस अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस इज एसेंशियल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं मैनुअल फॉर्म में। In the computerized process, financial statements are generated from the system itself, and hence there is no need to prepare trial balance. And और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने ऑलरेडी बताया आपको क्या कि आप सीधे जर्नल एंट्री पास करिए और सब कुछ ऑटोमेटिकली हो, तो इसमें कोई भी ट्रायल बैलेंस एक्स्ट्रा जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस भी वो खुद ही बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन इस चैप्टर का यही, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, यानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करने का क्या फायदा है। पहला, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इजीली आप प्रोसेस कर लेंगे एज कंपेयर टू मैनुअल। स्केलेबिलिटी, अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम इज स्केलेबल टू हैंडल द ग्रोइंग ट्रांजैक्शन, यानी जैसे जैसे हमारा ट्रांजैक्शन आगे बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, जैसे ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट डे से ही बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, तो जैसे जैसे बिजनेस में ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम यहाँ पे ये भी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो भी धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। सिक्योरिटी, द अकाउंटिंग डेटा अंडर द कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट इज सेफर। अगर हम मैनुअल कर रहे हैं, वो कोई आदमी कर रहा है, तो वो लीक होने का चांसेस है कि हमारा डेटा लीक हो सकता है, लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम के केस में लीक होने का चांस कम है क्योंकि हमारा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पे जो मुझे रिपोर्ट मिलेगा वो टाइमली मिलेगा क्योंकि ये जो काम करता है वो बहुत ही स्पीडी करता है। ठीक, कॉस्ट भी हमारा कम लगने वाला, पेपर वर्क भी कम होगा, तो यानी ये सारा हम मुझे एडवांटेज बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि कोई भी आप रिपोर्ट बना सकते हैं, जो भी आपको डेटा रिपोर्ट हो गया, क्रेडिटर रिपोर्ट होगा, जो भी आपको चाहिए फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, queries, replies to queries based on external factor can be obtained easily under the computer. For example, list, यानी जो भी सपोज करिए अभी आपको जरूरत पड़ा कि डेटर्स का लिस्ट दीजिए तो वो भी निकल जाएगा, क्रेडिटर का दीजिए तो वो डेटाबेस से इजीली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उस केस में यानी मैनुअल के केस में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि अगर अभी मांगेंगे तो कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेरी डालिए और उसी टाइम आपके सामने सिस्टम पे दिख जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट होगा, ये तो बेस्ट है। और अपडेटिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ रॉन्ग ट्रांजैक्शन आर इजीली डन। ठीक है, यानी अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत हो गया तो 1 सेकंड में उसको आप ढूंढ सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर केस में बनेगा, डे बुक, वाउचर, पोस्टिंग, सॉफ्टवेयर कैन मैनेज जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। अच्छा, देखिए नॉर्मल जो मैनुअल फॉर्म में आप बनाते होंगे उस केस में आप नॉर्मली ईयरली बनाते होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप कंप्यूटराइज बनाएंगे तो आप चाहेंगे तो डेली भी बन सकता है, वीकली भी आप निकाल सकते हो उसमें रिपोर्ट, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसका डिसएडवांटेज क्या है। देखिए हर चीज का अपना एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है उसका। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है? कंट्रोल, इफ एडिक्वेट कंट्रोल आर नॉट बिल्ट एंड वेयर बिल्ट आर नॉट फॉलोड इट कैन लीड टू लॉस ऑफ डेटा, यानी अगर आपने कंट्रोल या तो बढ़िया से लगाया है नहीं या लगाया फॉलो नहीं किया तो वो आपका डेटा लॉस हो सकता है। डेटा करप्शन, यानी the data can be corrupted through viruses that may come through the internet or use of external input devices without scanning them for virus, यानी कि हो सकता है आपका डेटा करप्ट हो जाए थ्रू वायरस अगर आपने प्रॉपर उस पर सेफगार्ड नहीं लिया तो। अच्छा, ट्रेन कंप्यूटर ऑपरेटर, इस पे काम करने के लिए आपके पास ट्रेन कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए जो कि कंप्यूटर के साथ अच्छा काम कर पाए। ठीक है, नहीं तो आपके डेटा को लॉस होने का ज्यादा चांस है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के पास कंप्यूटर का नॉलेज पहले तो काम ही नहीं कर पाएगा, काम भी करेगा तो हो सकता है कुछ डिलीट हो गया, लॉस हो जाएगा। अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का भी कुछ लिमिटेशन होता है क्या कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है जो डेवलपर ने सॉफ्टवेयर डेवलप करते टाइम डाला हुआ है वही वो काम करने वाला है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली, और वैसे बीच में एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी था, लेकिन इसमें मेनली हमारे पास, वैसे मैंने फिर बाद में बताया था आपको कि मेनली दो ही है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बात करें, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए जो मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है वो? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 2-4 तरह के सॉफ्टवेयर, पहला है तो रेडीमेड। रेडीमेड बोलने का मतलब कि ऑलरेडी मार्केट में आपको अवेलेबल है, इसको आप सीधे सीधे, जैसे आपने सुना होगा कपड़ा, कपड़ा आप जब खरीदने जाते हैं, क्लोथ खरीदने जाते हैं तो एक रेडीमेड होता है कि आप गए, ट्राई किए, फिट हो गया, आपको खरीद लेते हैं। ठीक है, यानी ऑलरेडी मार्केट में बन के बिक रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेडीमेड। इसमें क्या है कि देखिए जो नॉर्मली सारे ही बिजनेस को जरूरत पड़ता है, एवरेज सभी बिजनेस को जिन 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 प्रोग्राम्स का जरूरत पड़ता है अपने, मतलब जो भी डेटा या जो भी उनका बेसिक यूज होता है, जनरल यूज होता है, वो सब ही उस चीज रेडीमेड सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड होता है, इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ज्यादा बिजनेसेस रेडीमेड सॉफ्टवेयर ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा बिजनेस नॉर्मली उनका जो यूज होता है जनरली सेम ही होता है। ठीक है, तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड, इसका डेफिनेशन भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है,
क्या बोल रहे हैं कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड नॉट फॉर अ स्पेसिफिक यूजर, फॉर एनी स्पेसिफिक यूजर, यानी किसी स्पेसिफिक एक यूजर के लिए ये नहीं बनता है, बट फॉर द जनरल, यानी सभी के लिए बनता है. Since the ready-made software are for general use, it is not necessary that all the modules of such software are for use for every user. अब उसके एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारा मॉड्यूल होता है, यानी क्या काम आप उसमें करना चाहते हैं. हो सकता है कि आपको कुछ उसमें काम आपको जरूरत ना पड़े उसमें, ठीक है. तो जो आपको जरूरत है उससे आप यूज करिए, ठीक है. It is likely that a particular module, say payroll, may not be used because of the enterprises has very few employees. Suppose करिए एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर पेरोल भी है, पेरोल का मॉड्यूल है, ठीक है. तो वो अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2-4 ही एम्प्लॉइज है, उसका तो आप ऐसे डेटा मेंटेन कर लेते हैं, तो उसके लिए फिर पेरोल यूजलेस हो जाएगा. तो कोई दिक्कत नहीं, पेरोल के अलावा जो उसको यूज होगा फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग करने के लिए, तो वो आप यूज कर लीजिए, ठीक है. अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल भी आप याद कर लीजिएगा. रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल टैली, जिसमें हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे. बीजी हो गया, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हो गया. आउट ऑफ दिस टैली इज वाइडली यूज्ड, टैली ज्यादा यूज होता है, ठीक है. अच्छा, इसी पॉइंट के साथ मैं थोड़ा सा एक और बात करना चाहूंगा कि जो ये टैली है, पहले तो टैली क्या है. टैली एक मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी अंदर ये क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है. अच्छा, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बाद इसका और क्या फीचर है? ये अकाउंटिंग के अंदर भी कौन सा है? रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है. तो अब हम लोग थोड़ा सा टैली के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं. वैसे इस बुक में इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में इन्होंने टैली के बारे में बताया हुआ, तो उसको देख लेते हैं. तो ये है चैप्टर नंबर हमारा 22, जिसमें टैली के बारे में बात हुआ है, ठीक है. यहाँ पे हम मेनली डेफिनेशन से रिलेटेड बातें करेंगे. तो सबसे पहले तो टैली में बोल देंगे इट इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड इन अकाउंटिंग इज अ रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सीधे बोलेंगे, ठीक है. अच्छा, और सारा वो फीचर्स टैली का होगा जो कि एक रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का होता है, ठीक है. अ नंबर ऑफ रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑफ द सेल्फ, ठीक है, यानी कि अवेलेबल है, रेडी टू यूज, सच एज टैली, बिजी एंड फैक्ट. बट द मोस्ट commonly and widely used accounting software is Tally. It caters to the requirement of small and medium. ये किसका मेनली रिक्वायरमेंट पूरा करता है? इट कैटर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम लेवल बिजनेसेस. अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल आर फास्ट एंड पावरफुल एंड मल्टीलिंगुअल, यानी कि फास्ट भी है, पावरफुल है और मल्टीलिंगुअल, ज्यादा मल्टी लैंग्वेजेस में भी है, ठीक है. अच्छा, इसका फीचर क्या होता है? ऑलरेडी हमने जो भी सॉफ्टवेयर का फीचर पढ़ा था, सिंपल है, स्पीड से होता है काम, पावर, यानी दे आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ मल्टीपल कंपनीज, यानी बहुत सारी कंपनीज का डेटा एक ही टैली के अंदर हम मेंटेन कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी, यानी बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से उसमें चेंज भी कर सकते हैं. स्केलेबिलिटी, यानी अगर आपका बिजनेस का स्केल ऊपर मतलब धीरे धीरे अगर बढ़ेगा, वो भी ये कोप अप कर लेगा, ठीक है. रियल टाइम प्रोसेसिंग, यानी एक साथ ही आप जनरेट डालिए, उसमें सब कुछ बन जाता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस और ये सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली हमारा बन जाता है, ठीक. अच्छा, अब बेसिकली ये जो मेरा चैप्टर है टैली वाला, ये बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल इन द सेंस कि टैली का जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें बताया इन्होंने कि कैसे, फॉर एग्जांपल, कैसे हम स्टार्टिंग में कंपनी को उस पर सेटअप करेंगे, सेटअप एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली. पहले तो ये इंस्टॉल कैसे करना है टैली सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम पे, वो बताएंगे. फिर इंस्टॉल होने के बाद आप उसमें कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है. तो ये एक सेकेंड, ठीक है. तो इंस्टॉल होने के बाद आप क्या करेंगे? कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है. क्रिएशन ऑफ कंपनी, ये आ रहा है कंपनी क्रिएशन. फिर इसके बाद आप अकाउंट्स बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे, सब कुछ, फिर जनरल एंट्री पास करना, ये सब कुछ है. बाकी इससे आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है. इसको आप अभी ध्यान मत दीजिए. तो यहाँ पे मैंने ये बात कर लिया कि जो भी हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो मोस्टली वाइडली यूज्ड है, वो है टैली, और उसको हमने डिफाइन कर लिया. डेफिनेशन में टैली का अगर डेफिनेशन आ गया तो सिंपली आपको लिखना है टैली इज अ रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर व्हिच इज वाइडली यूज्ड थ्रूआउट द कंट्री ही नहीं, अलग दूसरे देश वाले भी यूज करते हैं, ठीक है.
अच्छा, इट इज मोस्टली यूज्ड बाय द स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, ठीक है। इट कैटर्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जनरल नेचर, ठीक है, इसलिए इसका यूज होता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही हमें पढ़ना है, फिर हम अपने कंप्यूटर वाले चैप्टर पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है किसका, जो हमारे रेडीमेड वाले हैं उनका एडवांटेज क्या है। पहला, रेडीमेड सॉफ्टवेयर इकोनॉमिकल है, क्योंकि देखिए जब कंपनी ने टैली बनाया होगा तो लार्ज स्केल पे ऑपरेट किया होगा, यानी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया होगा, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसको मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ उतना ज्यादा पर यूनिट कॉस्ट कम होगा, तो अल्टीमेटली ये तो सस्ता पड़ेगा इसके लिए। रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑफ दी सेल्फ, यानी ऑलरेडी आपके अवेलेबल है, जाइए मार्केट से लेके आइए और काम शुरू करिए, ठीक है। अदर्स में हम देखेंगे कि अभी आप उनको जाइए, ऑर्डर दीजिए, वो बनाएंगे, फिर आपको मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे टाइम गैप हो जाता है। ये रेडीली अवेलेबल है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड बाय ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, ठीक है, ये तो सभी सभी के केस में ये ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हमारे यूज होने वाले हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के ही केस में प्रोफेशनल्स का यूज है, तो ये उतना मेरे लिए वैलिड पॉइंट नहीं है। सॉफ्टवेयर लाइक एनी अदर प्रोडक्ट रिक्वायर मेंटेनेंस, अच्छा इसमें भी मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है, ठीक है, ताकि कि ये सही से काम करे। अगला क्या हमारा, रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर यूज्ड बाय अ नंबर ऑफ यूजर, बहुत ज्यादा इसके यूजर मिल जाएंगे, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिल रहा है तो आप अपने जो भी आपके आसपास यूज करता है रेडीमेड सॉफ्टवेयर टैली, तो आप उससे आप एडवाइस ले सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। अगला हमारा इसका डिसएडवांटेज, रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर व्हिच सपोर्ट ओनली लेजर जेट प्रिंटर फॉर आउटपुट इन फिजिकल फॉर्म। प्रिंटिंग बाय लेजर जेट प्रिंटर इज मोर एक्सपेंसिव दैन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यहाँ पे बोलने का कोशिश ये कर रहा है कि ये जो है विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये प्रिंटिंग करने के लिए लेजर जेट प्रिंटर ही यूज करेंगे, एज कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स नहीं यूज करेंगे। डॉट मैट्रिक्स वैसे सस्ता होता है और लेजर जेट प्रिंटर महंगा होता है, इतना वैलिड नहीं है। चलो दूसरा, नॉर्मली रेडीमेड सॉफ्टवेयर डू नॉट हैव फैसिलिटी ऑफ सेकेंडरी बैकअप, यानी कि इसके पास सेकेंडरी बैकअप नहीं होता, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। अब अगला है हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। देखिए कस्टमाइज कहने का मतलब जो आपको रेडीमेड अवेलेबल है उसी में कस्टमाइज कर दीजिए, उसी में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ठीक है। जैसे कभी कभी आप नया कपड़ा खरीदने चाहते हैं, अब उसमें आपका पता चला आपने पैंट खरीदा और उसमें नीचे थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है वो पैंट, ठीक है, तो आप उसको अल्टर करा देते हैं, यानी कस्टमाइज करा देते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, यानी जो आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है उसी को आप कस्टमाइज करा के अपने हिसाब से जो आपको जरूरत है और उसमें डलवाना है तो डलवा दिया, और जो नहीं जरूरत अगर निकालना है तो उसको निकाल दिया। नॉर्मली केवल एड ऑन करते हैं, रिमूव क्या ही करना है, कभी भी जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो कस्टमाइज है, द टर्म कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मींस मेकिंग चेंजेस इन द रेडीमेड सॉफ्टवेयर टू सूट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, यानी यूजर को कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर में नहीं है, वो इंस्टॉल करा लेगा उसके अंदर और भी, और वो हो जाएगा हमारे लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। दैट इज मेकिंग इट यूज it of the user. For example, the design of the invoice is changed to the specification of the user. For example, suppose करिए आपने टैली में जो इनवॉइस रेज होता है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसमें आप अपना कस्टमाइज इनवॉइस का जो भी फॉर्मेट है वो डलवा लीजिए, तो आपके लिए वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो जाएगा। हाउएवर द यूजर हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ सच चीज, और यूजर को कॉस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ रेडीमेड आर आल्सो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कस्टमाइज। तो जो रेडीमेड, क्योंकि अल्टीमेटली जो कस्टमाइज है उसमें हम रेडीमेड वाले ही यूज करें, तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वही वाला है जो कि हमारा रेडीमेड का है। अच्छा अगला है हमारा टेलर मेड। टेलर मेड का मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, तो टेलर मेड में क्या है कि आप अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आप बाहर से कपड़ा खरीदेंगे और टेलर को दे देंगे और वो आपके लिए कपड़ा सिल देगा, वैसे ही है टेलर मेड सॉफ्टवेयर की। कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनको आप अपना ऑर्डर दीजिए कि आपको उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए और वो आपके लिए स्पेसिफिकली ये सॉफ्टवेयर दे देंगे। बस इसका डिसएडवांटेज वैसे मेनली क्या है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। एडवांटेज क्या है कि स्पेसिफिकली जो आपको जरूरत है वही आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिकली, ठीक है। अच्छा ये बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं वो ये वाले टेलर मेड सॉफ्टवेयर पे यूज करते हैं। द टर्म टेलर मेड सॉफ्टवेयर रिफर्स टू डिजाइनिंग and developing
यूजर स्पेसिफिक, किसका, यूजर के हिसाब से यहाँ पे डिजाइन होगा और डेवलप होगा हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर बीइंग यूजर स्पेसिफिक आर नॉट अवेलेबल ऑफ द सेल्फ बट आर डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन बिटवीन द यूजर्स एंड डेवलपर, यानी यूजर और डेवलपर के बीच में जो डिस्कशन हुआ उस हिसाब से ये सॉफ्टवेयर बनने वाला है, और ये रेडिली अवेलेबल नहीं है, यानी ऑफ द सेल्फ अवेलेबल नहीं है ये, ठीक है। यानी कि पहले ऑर्डर दोगे, फिर दोनों में डिस्कशन होगा कि क्या क्या चाहिए, कितना दाम लगेगा, ऐसा करके उसके बाद वो बनने वाला है। तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, इट बीइंग यूजर स्पेसिफिक टेक्स केयर ऑफ द अकाउंटिंग रिपोर्ट एमआईएस दैट मे बी रिक्वायर्ड बाय द यूजर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि एज यूजर का स्पेसिफिक जो भी छोटा छोटा रिक्वायरमेंट होता है वो सब फुलफिल हो जाए, उसी अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर बनने वाला है। This software being tailor-made, the enterprises may have to engage a software engineer to maintain it. In other words, the problem faced can be countered immediately. वैसे वैलिड पॉइंट नहीं है एडवांटेज का, ये बोल रहा है कि देखिए टेलर मेड एक स्पेसिफिक टाइप सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए कंपनी को अपना इंजीनियर हायर करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो अल्टीमेटली कोई भी प्रॉब्लम होगा वो इजीली दूर कर देगा, ठीक है। वेल ट्रेन्ड यूजर्स यूज दिस सॉफ्टवेयर, देयरफॉर दे कैन मैक्सिमाइज सॉफ्टवेयर यूटिलाइजेशन। अगर मेरा यूजर उस सॉफ्टवेयर का यूजर ट्रेंड है तो वो बेस्ट यूज कर पाएगा उसको, ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेज, पहला तो कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा है। In case the accounting person leaves the job, it takes some time before the new person becomes fully conversant with the software. देखिए जो हमारे रेडीली मार्केट में जस्ट अवेलेबल जो सॉफ्टवेयर है, यानी रेडीमेड जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बहुत लोग उस पे काम करते हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिक का बात करते हैं, टेलर मेड वाले का बात करते हैं, तो उसमें केवल वही काम करना है। तो जो नया मेरा अपॉइंटमेंट होगा वो पहले सीखेगा, फिर उस पर काम कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने उस पर पहले काम किया हुआ नहीं होगा, ठीक है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर हाई, डेवलपमेंट कॉस्ट भी हाई है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका हाई है, ठीक है। अगला क्या है मेरा, सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि कोई बिजनेस कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करे, उसके लिए क्या क्या कंसीडर उसको करना पड़ेगा। पहला तो फ्लेक्सिबिलिटी, अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटा एंट्री, रिट्रीवल ऑफ डेटा एंड जनरेटिंग डिजाइन of report. The user should be able to run the software on a variety of computer environment and machines, and that is on any configuration of the computer and available operating system. फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जो भी आप उसे चूज करें, इसमें फोकस ये करिएगा कि अगर फर्दर आपको चेंज करने का जरूरत पड़े तो वो आप कॉन्फ़िगर कर सके, ठीक है हमारी बात। अच्छा, दूसरा है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, यानी कि आप देख लीजिएगा कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस उसमें ज्यादा है या कम है। थर्ड हमारा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तो मेनली आपको फोकस करना चाहिए कि आप स्मॉल और मीडियम साइज के केस में तो रेडीमेड चलेगा। जब आपका साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ा है कि रेडीमेड आपका कैटर नहीं कर सकता, तो फिर आप उस केस में टेलर मेड चाहिए, ठीक है। ईज ऑफ एडेप्टेशन एंड ट्रेनिंग नीड्स, ठीक है, यानी कि देख लीजिए कि उसके लिए जो भी आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं उसमें ट्रेनिंग कितना देना पड़ेगा, या हमारी इंप्लॉइज उसके इसको अडॉप्ट करने के लिए कितना टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब जल्दी जल्दी हो जाए वो काम, तो आप रेडीमेड के साथ जाइए, क्योंकि बहुत सारे इंप्लॉइज रेडीमेड पे ऑलरेडी वो काम कर चुके होंगे पिछले फर्म्स में, ठीक है, पिछले बिजनेस कंपनीज में। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेक्रेसी, यानी कितना लेवल ऑफ सेक्रेसी आपको मेंटेन करना है, ये भी आप फोकस करिएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए उसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो बहुत ही बड़ा एसेट होता है, ठीक है। एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग डेटा फैसिलिटी, यानी आपको इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग डेटा अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं बस सॉफ्टवेयर में ही काम करो, कुछ रिपोर्ट वो दिखाएगा ही बस, उसको आपको आउटपुट में नहीं ले सकते। दिस सॉफ्टवेयर शुड अलाउ इजी डेटा ट्रांसफर, यानी इजीली डेटा ट्रांसफर का ऑप्शन हो, और फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट गिवन बाय द मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी रिपोर्ट्स कैन बी इजीली मेड आउट, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो खत्म हो गया। इस पे दो चार छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा, या मैं ही करवा दे रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं एमसीक्यू, पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो एमएस डॉस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस वर्ड भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो नहीं है। विंडोज एक्सपी हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन क्या है कंप्यूटर का, स्पीड लिमिटेशन नहीं है, तो एडवांटेज है, एक्यूरेसी एडवांटेज, इंटेलिजेंस उसका खुद का नहीं है, तो वो
हमारे लिए डिसएडवांटेज है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट यानी बिजनेस को डेटा प्रोवाइड करे, ठीक है। तो स्कैनर डेटा प्रोवाइड करता है, कीबोर्ड भी डेटा देता है, और मॉनिटर मुझे एलसीडी जो भी मॉनिटर कंप्यूटर का डिस्प्ले होता है वो मुझे आउटपुट देता है, यानी कि इंफॉर्मेशन बाहर निकालता है, तो वो हमारे लिए आउटपुट हो जाएगा। तो इनपुट नहीं है, मॉनिटर, ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, आप करिएगा। बाकी मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये जो भी 1 घंटे के आसपास का जो भी वीडियो बना है, तो उसमें आपको 100% 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। टैली भी जितना आपके लिए जरूरत है वो मैंने इसी के साथ कवर कर दिया है। और वीडियो को अब मैं बंद कर रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, और फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।